नमस्कार, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस खास शो 3 साल मोदी सरकार के अंतर्गत मंत्री जी डायरेक्ट। हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत अच्छा लगता है, डीडी न्यूज दिन ब दिन लोकप्रिय हो रहा है और बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम और ज़्यादा इसमें सुधार करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आपसे आपके मंत्रालय के बारे में तो ज़रूर हम बातचीत करेंगे, 3 साल की उपलब्धियां, चुनौतियां, सब चीज़ पर बात करेंगे। लेकिन आप एक वेटरन प्रवक्ता रहे हैं, तो उस लिहाज से भी आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि अभी जो 3 साल केंद्र सरकार ने पूरे किए हैं, इसमें साथ है, विश्वास है, हो रहा है, विकास है, ये नारा दिया गया है। इस नारे की प्रासंगिकता और इस नारे के कसौटी पर, इस पैमाने पर कितनी खरी उतरी है 3 साल में सरकार? बहुत ही सही सवाल है। लेकिन पिछले 10 साल क्या लोगों ने देखा? जैसे महंगाई रोज बढ़ती थी और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री भी असहज होकर कह रहे थे कि भाई पैसे पेड़ पर नहीं उगते, और 10%, 12%, 14% महंगाई की दर होती थी। महंगाई अब खत्म, सभी वस्तुएं मिल भी रही है और 2-3% महंगाई का दर आ गया, तो ये बड़ी लोगों को राहत मिली, ये पहला फर्क लाया। दूसरा, आए दिन उस समय हम सुनते थे भ्रष्टाचार, घोटाला, यही अब वो खत्म हो गया। सत्ता के गलियारों से दलाल हद पार, और अब हर तरह का ट्रांसपेरेंसी लाई। क्या हुआ था? कोयला घोटाले का तो हमने ही उजागर किया था, तो हमें बहुत धाड़स करके जो लगा कि हमने कहा 1 लाख करोड़ का घोटाला है, लेकिन बाद में सीएजी ने कहा 1,86,000 करोड़ का है। और अब हम कोयले की नीलामी की तो 3,25,000 करोड़ रुपए आए हैं। ये इतना आसान नहीं है, यानी कितना बड़ा घोटाला था, एक भी पैसा नहीं आने वाला था। और इसका इस्तेमाल अब विकास कार्यों में और ये राज्यों को देने का मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसला किया, ये बदलाव है। राज्यों को ज्यादा देना, राज्यों के विकास के लिए, वहां के आदिवासियों के विकास के लिए। और एक हमने निर्णय, जैसे ये स्पेक्ट्रम 2G का इतना बड़ा घोटाला हुआ, 1,76,000 का अंदाजा लगाया है सीएजी ने। कांग्रेस वालों ने उस समय या बाकी लोगों ने कहा कि ये क्या ज्यादा अतिरंजित फिगर है, लेकिन एग्जैक्टली 1,76,000 करोड़ मिले हमें 2 नीलामी में। तो ये कितना घोटाला था, ये साफ हो गया। तीसरी बात, अब नया घोटाले का 3 साल में एक भी आरोप, एलिगेशन नहीं लगा, विपक्षी दल भी नहीं लगा पाए, ये बड़ी उपलब्धि है। तो एक साफ सुथरी सरकार, एक प्रामाणिक सरकार, एक प्रामाणिक नेता के नेतृत्व में प्रामाणिक सरकार, यही तो बदलाव है, यही तो लोग चाहते थे। भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन और लोगों की सहभागिता। तीसरा बदलाव, जनभागीदारी। पहले तो ब्रिटिशों के जमाने से यह था कि आपका कागज हम नहीं मानेंगे, कितना भी सच्चा होगा, जब तक सरकारी मुहर नहीं लगेगी, अटेस्टेशन नहीं होगा। लेकिन मोदी जी ने यही बदल दिया, कहा कि 125 करोड़ जनता पर मेरा विश्वास है, आप ही आपके हस्ताक्षर से जो कागज दोगे वो मंजूर होगा। ये जो 100 प्रमाण का जबरदस्त अधिकार दिया, ये एक प्रवृत्ति दर्शाता है कि हम जनता को विश्वास करते हैं, विश्वास है। और इसलिए साथ भी है। 1,25,00,000 लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। कब ऐसा होता? कौन छोड़ता? छोड़ी, साथ भी है। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। देखो, लोगों ने 2014 में आशा के साथ मोदी जी को वोट दिया कि ये अच्छा करेंगे। अब 3 साल के बाद जो जगह जगह वोट मिल रहा है, वो विश्वास के साथ मिल रहा है, क्योंकि लोगों ने देखा 3 साल में हो रहा विकास है। तो साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है। और इसमें जनभागीदारी में कितना काम किया कि स्वच्छता अभियान लगभग जन आंदोलन बन गया। मन की बात अब हर घर की बात बन गई, दिल की बात बन गई। कोई अपना बुजुर्ग या अच्छा अपने कोई मित्र हमसे बात कर रहा है, ऐसा मोदी जी बात करते तो घर करोड़ों लोग सुनते हैं। तो ये जो बदलाव लाया, जनता से सीधा संवाद, जनता पर विश्वास, हमने वीआईपी कल्चर खत्म कर दी। और प्रधानमंत्री ने कहा ईपीआई नॉट वीआईपी, ईपीआई एवरी पर्सन इंपॉर्टेंट, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है यही तो बदलाव है, यही तो जनता चाहती थी। और विकास में तो ये पहली सरकार है जो गांव गरीब का फोकस है। गांव गरीब, किसान, जवान, नौजवान, महिला, युवा, और उसके साथ साथ दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, दिव्यांग, सभी वर्गों के लिए समर्पित सरकार। ये जो हुआ है, इससे गरीब को लाभ मिला है।
राजीव गांधी कहते थे 100 रुपए में भेजता हूं, 15 ही रुपए गरीब को पहुंचते हैं। अब मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं, 100 के 100 गरीब के खाते में मिलते हैं। ये बदलाव हुआ और 50,000 करोड़ की चोरी खत्म हुई डीबीटी के कारण। जनधन, आधार, मोबाइल और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके कारण 50,000 की करोड़, ये 1 लाख करोड़ बचेंगे हर साल। इतनी चोरी होती थी, पेंशन में चोरी, स्कॉलरशिप में चोरी, एलपीजी गैस के कनेक्शन में चोरी, हर चीज में, मिड डे मील में चोरी, बाकी रोजगार गारंटी योजना का वेतन देने में चोरी, हर चीज देते समय बीच वाला खाता था। अब खत्म हो गया। यही तो करना है बदलाव, और ये करके लाया। ये रहा कि सरकार ने कुल मिलाकर के क्या किया है। आपके मंत्रालय का भी, अब आते हैं आपके मंत्रालय पर। बिल्कुल, आपके मंत्रालय का बिल्कुल स्लोगन है, उद्देश्य है सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। तो 3 साल में मंत्रालय की जो उपलब्धियां मोटे तौर पर अगर हम उनका एक लेखा जोखा लें, वो कौन कौन सी रही हैं जिसमें कि कुछ नया करने की कोशिश की गई है और वो दिखने लगा, उसका असर भी दिखने लगा। हमें सबसे बड़ी चिंता होती थी, और मोदी जी का शिक्षा में बहुत रुचि है, और इसलिए हमें सबसे चिंता का विषय था सरकारी स्कूलों की घटती गुणवत्ता। क्योंकि सर्वे के बाद सर्वे, सरकारी हो प्राइवेट हो, हर सर्वे में आ रहा था 7वीं का छात्र 5वीं का गणित नहीं कर सकता, 6ठी का छात्र 4थी का पाठ नहीं पढ़ सकता। तो ये जो स्थिति थी, ये बदलने का हमने चुनौती स्वीकार की, और इसलिए राइट टू एजुकेशन में सारा जोर बिल्डिंग कैसे हो, टीचर कितने हो, क्वालिफिकेशन क्या हो, उनकी तनख्वाह क्या हो, इनपुट पर जोर था। हमने अब लर्निंग आउटकम के जोर दिया है कि शिक्षा से प्राप्ति क्या हो, काबिलियत क्या पैदा होगी बच्चे में, यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमने लर्निंग आउटकम्स डिफाइन किए जो 10 साल में नहीं किए थे। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं में हर वर्ष में विज्ञान का क्या आना चाहिए, भाषा का क्या आना चाहिए, गणित का क्या आना चाहिए, इसको अब साफ लिखा है, इसके हैंडबुक टीचर्स को दिए हैं। ये सारे जब स्कूल शुरू होंगे तो पोस्टर्स लगेंगे दीवारों पर, सब गांव को जानकारी होगी। हर पेरेंट को भी पैम्पलेट दे रहे हैं अनेक राज्य कि आपका छात्र 5वीं में है तो उसका ये आना चाहिए। तो जवाबदेही बनेगी टीचर्स की भी, स्टूडेंट की भी, पेरेंट की भी, स्कूल की भी। तो इसी से शिक्षा में मूल सुधार आएगा। दूसरा हमने काम किया, अनेक राज्यों की मांग थी कि ये जो पहली में छात्र आता है बिना रोक टोक का सीधा 9वीं में जाता है, नो डिटेंशन पॉलिसी, नो डिटेंशन, इससे बहुत नुकसान हुआ है। अनेक स्कूल मिड डे मील स्कूल बन गए, आना खाना जाना। तो इससे बचने के लिए रोकने का अधिकार होना चाहिए। तो हमने ये बदलाव करने का तय किया, बिल लाएंगे और ये अधिकार राज्यों को देंगे। जो राज्य करना चाहते करे, 25 राज्य चाहते हैं, 4 राज्य नहीं चाहते तो उनकी मर्जी, तो वो देंगे अधिकार। इससे क्या होगा, 5वीं में और 8वीं में परीक्षा होगी मार्च में। जो बच्चे फेल करेंगे उनको फिर एक चांस मिलेगा जून में। जून में भी अगर वो फेल होते हैं तो वो इसी क्लास में रोकने का अधिकार राज्यों को देंगे। तो इससे एक जवाबदेही बनेगी। एकदम 9वीं में जाकर ड्रॉप आउट होते हैं, वैसा नहीं होगा। तीसरी बात, हमने 10वीं का बोर्ड वापस लाया सीबीएसई में। और चौथा, शिक्षकों के प्रशिक्षण का पूरा पुनर्रचना हम कर रहे हैं। अगले साल से होगा, लेकिन इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होगा। और उसके साथ साथ जो बीएड डीएड कॉलेज की दुकानें कुछ खुली, वो दुकानें बंद हो जाएगी। सही शिक्षा देने वाले संस्थान चलेंगे, न अच्छी शिक्षा देने वाले संस्थान बंद हो गए। तो ये बड़े पैमाने पर किया है। और एक हम शिक्षण मंथन कर रहे हैं। शिक्षण मंथन में कल्पना यह है कि शिक्षक ही अच्छे होते हैं जो रुचिकर शिक्षा देते हैं। आकलन कैसे स्टूडेंट्स का बढ़े, इंटरेस्ट कैसे जगे, इसके लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रयोगशील शिक्षकों को, मुख्याध्यापकों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को और शिक्षक जो शिक्षा के अधिकारी है राज्यों के, ऐसे 5 शिविर हमने किए। और 5 शिविरों में अनुभव यह है, हर शिविर में 40-40 नए प्रयोगों का हम ये देख रहे हैं कि कैसे प्रयोग होते हैं, एक दूसरे सीख रहे हैं। इसका एक मंथन, शैक्षणिक मंथन किया है। तो गुणवत्ता सुधारने पर हमने जोर दिया स्कूली शिक्षा में। जब बात आती है गुणवत्ता की, तो खासतौर पर जो प्राथमिक स्तर के और मध्यम स्तर के, माध्यमिक स्तर के हैं, उसमें राज्यों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और
हम जानते हैं कि जो केंद्र के द्वारा संचालित स्कूल हैं, चाहे वो सेंट्रल स्कूल हैं, नवोदय हैं, वो बड़े लोकप्रिय हैं। उसमें लोग प्राइवेट स्कूल को भी छोड़ करके जाना चाहते हैं। लेकिन जो राज्यों के द्वारा संचालित स्कूल होते हैं उनकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और वहीं से शायद गुणवत्ता में सुधार होगा। क्या उसको लेकर के सरकार कुछ केंद्र के स्तर से कर सकती है या ये बिल्कुल हम जो ये शिक्षण मंथन कर रहे हैं सभी राज्यों को विश्वास में लेकर कर रहे हैं। सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की एक हमारी बैठक हुई, अब भी एक और होगी, क्योंकि हम गुणवत्ता को जोर देना ही है। सभी राज्य स्वीकार कर रहे हैं और इसलिए मुझे विश्वास है कि सब 10 साल का नुकसान देख चुके हैं, अब सुधारना चाहते हैं। ये नकल होती है, मास कॉपिंग होता है, खत्म करने को अब बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार ही अगर चाहती है कि हम खत्म करें तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या होता है। हम सारा सपोर्ट करेंगे। मास कॉपिंग खत्म करना चाहिए, गुणवत्ता ही उसका आधार होना चाहिए और इसलिए बच्चों को सही शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले और वो अच्छे पढ़े, क्योंकि वही नींव है आने वाले देश के भविष्य की। जावड़ेकर जी, बीच में हमने देखा है कि जो ये मिड डे मील है इसको लेकर के कई तरह के गड़बड़ियाँ भी सामने आई और कई तरह की इसको लेकर के सवाल भी उठे कि इसका लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह से की उपस्थिति होनी चाहिए, जिस तरह साक्षरता और शिक्षा के स्तर में सुधार होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई पड़ रही है। इसमें हालांकि एनजीओ वगैरह की भी भागीदारी हुई थी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तो क्या इस बारे में सरकार की क्या पॉलिसी है? पहले तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भारत में होता है। 10 करोड़ छात्र है और उच्च माध्यमिक शिक्षा में हम लगभग 5वीं से 8वीं के स्टूडेंट्स पर 9 रुपये प्रतिदिन खर्चा करते हैं और 5-6 रुपये खर्चा करते हैं पहली से चौथी के स्टूडेंट पर। तो ये बहुत बड़ा खर्चा है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, एक सफल कार्यक्रम है, स्व सहायता समूह से चलता है और शहरों में ऑर्गेनाइज किचन्स भी है। तो ये राज्य भी उसमें समझ आए। कभी कभार हादसा होता है लेकिन मूलतः ये सफल स्कीम है, हादसे ना हो यह हम प्रयास उसकी सारी स्थितियां कर रहे हैं। और अभी कुक्स हैं उनको भी प्रशिक्षण दे रहे हैं कि भाई 2 दिन का प्रशिक्षण, हेल्दी फूड कैसे बनाए और टेस्टी फूड कैसे बनाए। जो सामान मिल रहा है उसी में से अच्छा रुचिकर भोजन और आरोग्यपूर्ण भोजन ये हम देंगे। चलिए, प्राथमिक शिक्षा की हमने बात की। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्दी ही लौटेंगे और फिर मंत्री जी डायरेक्ट में प्रकाश जावड़ेकर जी से बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आलोक, अरे सोहन यार मेरे घर में सभी लोग सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। क्यों, तुम्हारे घर में सोलर रूफटॉप सिस्टम नहीं लगा? नहीं, हमारी बिल्डिंग में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगे हैं जिससे बिजली का बिल भी कम आता है और सरप्लस बिजली बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। वाह, मैं भी अपने घर के लोगों को बताऊंगा। अपने घर और सोसाइटी में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए भारत सरकार की आर्थिक सहायता का लाभ उठाएं। अपनी बिजली खुद बनाएं, सौर ऊर्जा अपनाएं। मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है, तभी इतने चमक रहे हो है? दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी। अरे टीवी देखने जरूर बुलाएंगे, बुलाओगे ना शुक्ला जी? छोटे रुक, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है? घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो। क्यों? शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके। तो वो देखो शुक्ला जी आ गए, देखो। शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता। तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी। घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, वही असली तरक्की। एक कदम स्वच्छता की ओर। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नलका, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे, खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी। शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मंत्री जी डायरेक्ट में हमारे साथ मौजूद हैं मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। आपसे पहले बातचीत हुई प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर। अगर बात उच्च शिक्षा की करें तो उच्च शिक्षा का जब हम गुणवत्ता सुधारने की बात करते हैं तो उसमें मोटे तौर पर दो तरह की तकनीकी शिक्षा और प्रोफेशनल यानी व्यावसायिक शिक्षा की बात आती है। सरकार की योजनाएं हैं, नए केंद्रीय विद्यालय खुले हैं, IIT, IIM, इस दिशा में आगे और क्या कुछ योजना और कार्यक्रम है? 3 बड़े कार्यक्रम है। पहले तो उच्च शिक्षा का सारा जोर हमारा अनुसंधान और शोध इस पर होगा, रिसर्च एंड इनोवेशन, क्योंकि देश आगे बढ़ता है इनोवेशन से और इनोवेशन में भारत कमी है, उसको हमें सुधारना है, ये लक्ष्य है। अब इसको लिए हमने 10-12 कार्यक्रम शुरू किए हैं। पहले तो विश्व स्तर की कुछ यूनिवर्सिटियां तो चुनिंदा बने। भारत का पहले 200 में एक भी नाम नहीं है, ये बहुत गलत है। तो आने चाहिए 10, 12, 15 नाम, तो कैसे होंगे? तो उसको पूर्ण रूप से स्वायत्तता देकर गुणों के आधार पर अच्छे संस्थान सार्वजनिक 10 और निजी 10 इनको हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं। आने वाले 2-3 महीने में ये प्रक्रिया पूरी होगी और फिर वो अगले साल से अपने कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसकी कल्पना ये है दे विल बी कॉल्ड एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। लेकिन बाद में वो विश्व स्तरीय बने, ये उनका एजेंडा रहेगा। और 10 साल में वो 200 में आए और 15 साल में वो 100 में कैसे जाएंगे, यही कार्यक्रम होगा। उसको पूरा समर्थन देंगे। उनको पूरी एक तरह से UGC के रेगुलेशन से पूरी आज़ादी होगी। अच्छा करने के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहन होगा। अच्छा, इसमें जो हम अच्छा करने के लिए गुणवत्ता सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसमें विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ किसी तरह की कोई पार्टनरशिप? क्योंकि हाँ, वो भी है। पिछली सरकार में इस तरह की बात आई थी कि उनको यहाँ कैंपस खोलने की। आज भी कैंपस खोलने की अभी बात नहीं है, लेकिन अभी जो एक ट्रेनिंग अरेंजमेंट चल रही है उसके कोई रेगुलेशन नहीं है। तो उसके ठीक नियमन हो कि 500 प्रमुख संस्थान जो है, विश्व स्तर के 500 मेरिट रैंक जो है, उन विश्वविद्यालयों के साथ अच्छे कोलैबोरेशन हो, सहयोग हो। दूसरा एक हमने ज्ञान प्रोग्राम शुरू किया। पिछले साल 600 प्राध्यापक विदेशों से अच्छी यूनिवर्सिटी से यहाँ आए, यहाँ कोर्स कंडक्ट किया 15 दिन रहकर, रोज 4-4 लेक्चर लेकर। तो एक अच्छा कोर्स उन्होंने कंडक्ट किया, उसका सर्टिफिकेट भी लोग छात्रों को मिला, फायदा हुआ। इससे हमारे प्राध्यापकों का भी क्वालिटी सुधरता है। और इस साल 800 आएंगे, तो ये हम नया कर रहे हैं। दूसरा, IIT में इंडस्ट्री की रिक्वेस्ट कभी बहुत कम आती थी, अब 100 से ज़्यादा आई है। इंडस्ट्री फंड भी कर रहा है और उच्चतर आविष्कार योजना में हम वहाँ अच्छा शोध कार्य की वो रिक्वेस्ट देंगे और उस पर टीमें शोध कार्य करेगी। एक इम्प्रिंट करके एक लिया, फिर इंक्यूबेशन सेंटर्स है, फिर स्टार्टअप की 600 स्टार्टअप शुरू है यूनिवर्सिटी हॉस्टल से। तो इस तरह से एक पूरा रिसर्च का माहौल, और हमारे अच्छे संस्थान है, नेशनल केमिकल लैबोरेटरीज है, बाकी सब शोध संस्थान है, DRDO है, ये वहाँ के वैज्ञानिक यूनिवर्सिटी में आकर अब पढ़ा भी रहे। तो ये सब हम कर रहे हैं जिससे शिक्षा का, और हम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसी प्रतिस्पर्धाएं भी आयोजित कर रहे हैं। तो सारा जोर है शोध और अनुसंधान को बल देना और वो कल्चर तैयार करना। तो इसके लिए जो भी और उपाय भी करने पड़ेंगे। हम ज़्यादा पैसे भी दे रहे, हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी कर रहे, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी करी है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी करी है, और उसके साथ साथ पैसा भी देंगे, अच्छे प्रयोगशाला भी होंगे, स्कॉलरशिप भी बढ़ेगी, और अच्छे गुणवान छात्र जो विदेश में जाकर शोध करते हैं और विदेश की कंपनियों में काम करते हैं, उसके बजाय वो देश में रहे, देश में शोध करे और देश में ही उनके पेटेंट का उपयोग हो, यह हमारी नीति है। आपने हेफा का जिक्र किया कि वो जो निवेश है उसको उच्च शिक्षा में आप आकर्षित करेंगे, उच्च शिक्षा में निवेश लाएंगे। प्राय आमतौर पर बात होती है कि जो भारत में शिक्षा का बजट है वो काफ़ी कम रहा है, अब काफ़ी हद तक बढ़ा है, लेकिन और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस बारे में जो केंद्र की NDA सरकार है उसकी क्या नीति है? वो बजट को, शिक्षा के बजट को कितना तक ले जाना चाहती है? मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने बहुत अच्छा किया है अभी, क्योंकि 6% GDP का हो, ये सबकी मानसिकता थी। अभी 4.5% हो गया राज्य और केंद्र सरकार मिलकर। अगर निजी जो इन्वेस्टमेंट हुई है उच्च शिक्षा में और प्राइवेट शिक्षा में, वो अगर जोड़ेंगे तो ये लगभग 5% तक हो जाता है। तो ये कम नहीं है, लगभग पहुंचने अब पहुंच रहे हैं।
पहुंच, और जीएसटी आने के बाद मुझे पूरा विश्वास है, जैसे वी आर एक नॉन टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी से एक टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे सब टैक्स आएगा तो सरकार की आय बढ़ेगी और सरकार को फिर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो वो भी पैसा ज़्यादा खर्चा होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले, और ये हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी है तो डेट मार्केट से 2000 करोड़ बजट से आएंगे 2 साल में, 3 साल में, और 3 साल में हम उसके सहारे 20,000 करोड़ तैयार करेंगे। बाजार से 18,000 करोड़ लाएंगे और 20,000 करोड़ प्रयोगशालाओं की अपग्रेडेशन, विश्व स्तरीय प्रयोगशाला हो, ये है, और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हो। तो मुझे लगता है 3-4 महीने में दिवाली तक ये प्रत्यक्ष कर्जे का आवंटन शुरू होगा और लोगों को मिलने लगेगा और उसका बहुत लाभ होगा। आपने रिसर्च की गुणवत्ता की बात की, यूजीसी ने इस बारे में नियम भी बनाए कि एक जो प्रोफेसर हैं वो अपने अंदर इतना से ज़्यादा स्कॉलर को नहीं ले सकते। इसको लेकर सीटें घटी तो विवाद भी सामने आ गया। नहीं, 800 यूनिवर्सिटी में यही नियमों का 50 साल पालन होता है। विश्व में एक प्राध्यापक 2 छात्रों को ही पीएचडी स्कॉलर को गाइड करता है, कुछ जगह 4 जनों को करता है। हमने ज़्यादा पीएचडी होने चाहिए इसलिए 8 तक परमिशन दी। बाकी जगह एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च गाइड को नहीं करते, रिसर्च गाइड नहीं होते, फिर भी वो अलाउ किया, इनको भी 6 और 4 का अलाउ किया। लेकिन एक विश्वविद्यालय अनफॉर्चुनेटली ऐसा था कि जहां एक प्राध्यापक 15, 20, 25, 30 तक लोगों को गाइड कर रहा है। ये गलत है, ये कोई क्लासरूम पीएचडी नहीं होती है, इससे गुणवत्ता गिरती, इससे बिल्कुल। और इसलिए हमने कहा है कि कुछ घटाया नहीं है। नियम कोर्ट ने भी कहा कि ये सबके लिए है, तो एक यूनिवर्सिटी अपवाद नहीं हो सकती। और इसलिए अब वहाँ दुर्भाग्य से जेएनयू में दलित प्रोफेसर्स की नियुक्ति नहीं हुई थी इतने सालों में, आदिवासियों की नहीं थी, दिव्यांगों की नहीं थी। अब कर रहे स्पेशल ड्राइव, और जो प्रोफेसर्स आएंगे उसके साथ सीटें भी बढ़ेगी। इसी विवाद से जुड़ा हुआ विवाद का ही जब जिक्र चल रहा है तो एक विवाद और प्राय पिछले दिनों हमने कुछ यूनिवर्सिटी में देखे कि कुछ देश विरोधी नारे तक लग गए। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सरकार के ऊपर भी लोग इस तरह के आरोप लगा देते हैं कि नहीं, सरकार जो है अपना कुछ एजेंडा थोपना चाहती है। ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी यूनिवर्सिटी में है, कितनी हद तक होनी चाहिए, इसकी कोई हद नहीं? मैं खुद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एजिटेशन का प्रोडक्ट हूँ, तो मुझे छात्र आंदोलन और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए तो हम जेल गए कॉलेज से सीधे, तो इसलिए वो महत्वपूर्ण है। लेकिन देश तोड़ने का आज़ादी नहीं होती। आज़ादी लोकतंत्र के मर्यादा में और संविधान के मर्यादा में हर एक को आज़ादी होनी चाहिए। उसके लिए तो मैं लड़ता हूँ और लड़ूंगा, लेकिन यह आज़ादी की भी एक, हर स्वतंत्रता की एक सीमा भी होती है। तो वो ही है, बाकी कुछ नहीं है। हम कोई विचार नहीं थोप रहे, हम कोई आचार नहीं थोप रहे, हम कुछ भी थोपना नहीं चाहते। लेकिन और छात्र देखो कहाँ आंदोलन हो रहे भाई, 800 यूनिवर्सिटीज है, बस 2-3 यूनिवर्सिटी से खबरें आती है। वहाँ भी अब जेएनयू को जो पुरस्कार मिला, विजिटर अवार्ड मिला या नेशनल रैंकिंग में उनका दूसरा नंबर आया, वो इन नारों के लिए नहीं आया। वो नंबर जो आया वो वहाँ जो शोध हुए, रिसर्च हुए, कैंसर के पेटेंट मिले, यूएस के पेटेंट मिले, देश के पेटेंट मिले, बहुत उपयोगी काम हो रहा है जिसकी खबरें नहीं आती है उसके लिए पुरस्कार है, खबरें आती है उसके लिए पुरस्कार नहीं है। बिल्कुल। आपने जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री से पिछले दिनों मुलाकात की थी। जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए खास प्रावधान छात्रवृत्ति के हैं, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत। जम्मू कश्मीर के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो और ज़्यादा आगे बढ़ें, पढ़ें, इसके लिए सरकार के पास और इस तरह की कोई योजना? पहले तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरियत का एक हिस्सा है कि शिक्षा में बहुत ललक है, रुचि है। पिछले साल अशांत परिस्थिति में भी 99% छात्रों ने उपस्थिति दर्ज कराई बोर्ड एग्जाम में। ये शिक्षा की ललक दिखाती है। और अभी भी चाहे पुलिस की भर्ती हो, सेना की भर्ती हो या हमारे JNK स्कॉलरशिप के काउंसलिंग हो, वहाँ भीड़ ही भीड़ है। तो यही कश्मीर की असलियत है। पत्थर फेंकना ये कश्मीर की असलियत नहीं है। चंद जिलों में जरूर ये उकसाने वाली कार्रवाइयाँ करते हैं और उसके कुछ लोकल स्टूडेंट्स उसके बली होते हैं, लेकिन ये कश्मीर नहीं है। कश्मीर बहुत अच्छा है और उनके छात्रों को
इस साल हमने बहुत सार्थक रीति से वो चलाई। आने वाले इस वर्ष में तो 5,000 पूरे स्कॉलरशिप मेडिकल अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज और इंजीनियरिंग कोर्सेज में अच्छे कॉलेजेस में उनको ज़्यादा संख्या बढ़ाकर प्रवेश दे रहे हैं। कहा जाता है कि मनोबल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी 12वीं की कक्षा में रक्षा गोपाल ने टॉप किया और आपने खुद फ़ोन करके उनको बताया कि बेटा तुम टॉप कर गई हो। ये इस तरह की जो पहल है जिसमें कि बच्चों का मनोबल और ज़्यादा आगे बढ़े, इसको लेकर के क्या कुछ इनोवेटिव कर मैं बहुत करने वाला हूँ। जैसे आपको बताता हूँ, जैसे मैंने 4 टॉपर को फ़ोन किया, अब मैं मेरे यहाँ कार्यक्रम कर रहा हूँ नेक्स्ट सप्ताह में कि जिन गरीब बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर और घर में कोई कमाने वाला है नहीं है, ऐसे में जिन्होंने 90% मार्क पाए, उनका गुण गौरव ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और ऐसे सभी छात्रों को हम एक दिन बुला रहे हैं जिनको 90 से ज़्यादा मार्क है और जो गरीबी से जूझ कर वहाँ मार्क पाए हैं, उनका विशेष गौरव होगा। और यही ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम मैं छात्रों में जाता हूँ, आदिवासी, दलित, सभी स्कूलों में, जिला परिषद स्कूलों में, सब जगह जाता हूँ, छात्रों से संवाद करता हूँ, उनके साथ बैठकर मिड डे मील खाता हूँ। तो मैं छात्रों में वही मेरा लगता है कि सभी शिक्षक भी उसी मूड में आ जाए। ये एक हमारा आंदोलन है और मुझे लगता है इसी से देश आगे आने वाला है। इसी भाव को हम जगा रहे हैं। तकनीकी पहलू पर बात करते हैं। अभी आपने एक एंटी रैगिंग ऐप लॉन्च किया है और इसके साथ शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल को लेकर के हम प्रायः बात करते हैं कि ज़्यादा से वाईफाई, आपने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वाईफाई की सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जुलाई से वाईफाई होगा। तो तकनीकी स्तर पर और आगे क्या इस तरह की योजना है? ऐसा है, अभी ज़माना है डिजिटल क्लासरूम का और जगह जगह प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में भी अनेक जगह प्रयोग हो रहे हैं। हम भी विस्तार करेंगे तो बच्चों को दफ्तर का बोझ नहीं ले जाना पड़ेगा। एक प्रयोग इसी साल से शुरू कर रहे हैं कुछ स्कूलों में कि केवल एक टैब लेके जाएंगे और टैब से शिक्षा होगी, उसी में किताबें होंगी, उसी में नोटबुक होंगी, उसी में वो लिखेंगे और सारे नोट्स लेंगे, होमवर्क लेंगे। तो ये करेंगे। दूसरी एक आसान पद्धति छत्तीसगढ़ में मैंने देखी, स्कूल में हर एक बच्चे का एक खाना दिया है, एक कोना दिया है, उसमें वो अपने किताबें पिछले साल के स्टूडेंट के वही किताबें और नोटबुक रखेंगे और स्कूल में, घर का घर में, तो हो गया काम। तो दफ्तर लेने का सवाल ही नहीं। जो बस्ते का बोझ है वो बस्ता का बोझ कम करना, ये भी एक काम है। और डिजिटल शिक्षा से अच्छी शिक्षा मिले और फ्लिप क्लास मोड में फिर टीचर जो है वो उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करे, संवाद करे, छात्र प्रश्न पूछे और उसकी शिक्षा हो, यही सही शिक्षा है। उस दिशा में हम जाना चाहते हैं। आपसे बातचीत खत्म करें उसके पहले चलते चलते अभी जो ये सरकार का कार्यकाल है 2 साल अभी और बचा हुआ है, कौन कौन सी प्राथमिकता होगी इन 2 सालों में मोटे तौर पर? मुझे लगता है जो हमने सारे नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो मैंने अभी गिनाए और भी है, लेकिन ये जो है सारे इनिशिएटिव को परिपक्व करते हुए उसको परिणाम तक पहुंचाना, यही हमारी मंजिल रहेगी। इससे सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा और अनुसंधान और शोध देश को आगे ले जाएगा, यही हमारा उद्देश्य है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके जो लक्ष्य हैं वो हासिल हों और बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन न्यूज़ से, डीडी न्यूज़ से बहुत आपसे बात करने में हमेशा आनंद आती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।